नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से इस समय आप जुड़ गए हैं। जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम से। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद देश भर में भड़की हिंसा और उसके बाद उपजे सवालों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय है प्रमुख समाज सेवी, 1974 आंदोलन के बाद से ही सक्रिय रहे, हम कह सकते हैं सेकुलर विचारधारा के पोषक, जो विचारधारा के जो उसके पैरोकार हैं, उसके एक बड़े स्तंभ हम उनको कह सकते हैं। चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी इस समय हमारे साथ हैं। अशोक प्रियदर्शी जी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं समाज सेवी मोहम्मद रियाजुद्दीन। मोहम्मद रियाजुद्दीन अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आज हम लोग दोनों पक्षों पर हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर देश में इस भड़की हिंसा के लिए असली जिम्मेदार कौन है। क्या ये जरूरी था कि एक बहस के बाद, एक टीवी डिबेट के बाद पूरे देश में हिंसा जो भड़की, क्या वो एक जरूरी था? क्या वो किसी साजिश का वो उसको हम कह सकते हैं कि किसी साजिश के तहत इसको भड़काया गया, या दूसरे क्या कारण थे? और उन कारणों के बाद देश में जो माहौल बन गया उसका क्या असर होगा? क्या ये जरूरी था? ये सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आप पहली प्रतिक्रिया लेंगे चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी से कि नुपुर शर्मा जो एक बीजेपी की प्रवक्ता, अब तो वो सस्पेंड है 6 साल के लिए, उनके बयान के बाद जो देश में हिंसा भड़की, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो कैसा है वो? देखिए, उनको पेनल्टी मिल गया, ठीक है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए दोषी थी और पॉलिटिकल सज़ा मिल गया, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता थी और अगर उन्होंने कोई बयान, किसी आपत्तिजनक बयान के जवाब में दिया तो उस रॉ में बहने की उनको इजाज़त नहीं थी। अगर आप पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपको नपा तौला बात कहना है। अब पार्टी का बहुत मिश्रित दृष्टिकोण है। उसकी जो नव हिंदुत्व की जो धारा है वह सनातन हिंदू परंपरा को डैमेज करने वाली है और नव हिंदुत्व को वो व्याघ्र मुद्रा देते हैं, हालांकि वो पावर के लिए देते हैं। अब सत्ता मिल गया है तो एक द्वंद्व में दे रहे हैं कि सत्ता को बचाए रखना है। भारतवर्ष में चुनाव में हर लोग भाग लेता है, बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। जम्मू कश्मीर के रिमोट विलेज में हेलीकॉप्टर वोट भेज करके भी कोई परियोजना हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाए शायद ही हो, लेकिन उनका वोट ले लिया जाता है। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा का बयान आपत्तिजनक था और वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने रेखा चित्र बनाया था, नाम मैं भूल रहा हूँ, मकबूल फिदा हुसैन। तो मकबूल फिदा हुसैन ने आर्टिस्टिक सेंस से कुछ आर्ट बनाया था जिसमें सरस्वती की जो मूर्तियाँ गढ़ते हैं, तो मुझे तो बहुत आपत्ति नहीं है क्योंकि मूर्ति गढ़ी जाती है तो उसके गढ़ने वाला आदमी उनका वक्ष भी गढ़ता है, तो वो उभार है इसलिए करता है। तो मकबूल फिदा हुसैन ने पेंटिंग में जो बनाया था वो भारत में जो पेंटिंग और मूर्ति कला का विकास हुआ है उसके मुकाबले आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन जिस हिंदू समाज ने आपत्ति की मकबूल फिदा हुसैन के पेंटिंग्स का, उस हिंदू समाज के तरफ से भी अगर नुपुर शर्मा बोल रही हैं तो उनका बयान आपत्तिजनक था। और हिंदू समाज को वो क्या समझेंगे? जब बाबरी मस्जिद ढह गया तो जो जितना भी हिंदू थे, हिंदुत्ववादी थे, वो बिफर पड़े कि आप किसी की धार्मिक स्थल पर अटैक कीजिएगा। उसमें मैं बात ख़त्म करता हूँ कि प्रभाष जोशी की माँ भी थी, जो बड़े पत्रकार, जिनका उस समय सेंस जो है बिगड़ रहा था, नॉनसेंस की तरफ वो जा रहे थे, उनकी माँ से उनको मदद मिली। मैं तो बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय भी हिंदुत्ववादी उभारों के खिलाफ था, लेकिन मेरे पिता हिंदुत्ववादी बात करते थे, अब तो जीवित नहीं हैं। लेकिन उस दिन वो बिफर पड़े कि क्या करिएगा, आप मुसलमानों को भगा दीजिएगा यहाँ से, उसके धार्मिक स्तर पर अटैक कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अपने हिंदू धर्म की परंपरा के हिसाब से भी वो उनका जो बयान है आपत्तिजनक था और बहुत आपत्तिजनक था। लेकिन अब ये भी है कि उस आपत्ति के खिलाफ आपत्ति हुई, दुनिया भर में हुई।
लेकिन फिर जैसे बिहार में जन अभियान बिहार है, जिसका घटक मैं कुछ समय हुआ करता था, कि कोई घटना के बाद वो विश्लेषण करेगा और एक लंबे समय के बाद रिएक्शन देगा, सब संगठनों की एकता होगी, विचार करेगा। तो वैसा तो किसी समुदाय के संदर्भ में नहीं होता है। समुदाय का तो व्यू जो है तुरंत आउटब्रस्ट करता है, उभरता है। लेकिन वो ऑर्गेनाइज था कि नहीं था वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये तो कैमरा ट्रायल का विषय नहीं है। कैमरा ट्रायल से हम नहीं कहेंगे कि वो जो मस्जिदों में एक साथ लोग बाहर आए और एक हफ्ता के बाद आए, पूरा एक हफ्ता के बाद, हमको दिन तारीख याद नहीं है, मैं पदयात्रा में था, मुझे रोज रोज की खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन जब बात उभर गई, रांची में दंगा हुआ, तब वहीं रास्ते में बात हुई, तो मैंने जानना चाहा। तो बस मैं यही कहूँगा कि वह भी जो एक हफ्ता के बाद का उभार था, जिसमें अगर कोई एलिमेंट उसके पीछे था, तो वह ये भी कोशिश करेगा कि लोग सहज भावना से हर्ट होकर के सड़क पर आए हैं, और हर्ट होना स्वाभाविक है। आप मोहम्मद साहब को, आप माओ से तुम के बारे में लिखिए ना, एक यूरोप में एक किताब लिखी गई है उनके कंडक्ट के बारे में, तो वह नहीं स्वीकार करेगा, जबकि वहाँ धार्मिकता नहीं है, वहाँ वैज्ञानिक सोच है। तो धार्मिकता में तो एक आस्था होता है, धार्मिकता में एक कुछ किस्म की अंधता भी होती है, अंधभक्ति भी होती है। तो उस पर आप अटैक करिए एक रॉ में आकर के। टीवी डिबेट में किसी ने कह दिया तो आप भी कहने लगे, तो आप भूल गए कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो पावर में है, जिसके बिहेवियर से नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन तय होते हैं, भारत का इस्लामिक देशों से संबंध है, कई बातें हैं। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों घटना थी, उसके बारे में यही बात सोची जाएगी। चलिए हम आपको बताते चले अपने दर्शकों को कि ये जो घटना है पिछले रविवार को, माने 10 दिन पहले, एक टीवी डिबेट में, हम आपको उस चैनल का नाम भी बता सकते हैं, टाइम्स नाउ पर अविका बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस डिबेट को कंडक्ट कर रही थी, और टाइम्स नाउ पर ये बातचीत चल रही थी, जिसमें नुपुर शर्मा ने अपनी बात कही। वो मुस्लिम पक्षकार के बयान के बाद भड़क गई थी, और वो बार बार कह रही थी कि आप हमारे शिव जी के बारे में बहुत गलत बातें बोल रहे हैं, मैं भी कुछ बोल दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। इस बात को 10 दिन हुए, उसके बाद 2 दिन के बाद मुस्लिम देशों के 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है, उस संगठन ने एक बयान जारी करके भारत को आपत्ति जताई। भारतीय दूतावास को उन्होंने लिखा कि ये बयान जो है वो देश में, भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने त्वरित बयान जारी किया, उस पर कहा कि ऐसी सोच के को हम खारिज करते हैं। हमारा देश सभी धर्मों और संप्रदाय के सभी लोगों का सम्मान करता है, और सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। नुपुर शर्मा का बयान इस देश का बयान नहीं हो सकता। ये भारत की सरकार की तरफ से मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम देशों के संगठन को ये कहा गया। और उस घटना के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया, उनको उनके पद से सस्पेंड कर दिया। एक नवीन जिंदल करके दूसरे प्रवक्ता दिल्ली के हैं, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये दूसरे दिन घटना घटी जब मुस्लिम देशों की तरफ से आपत्ति जताई गई। उसके बाद भारत ने कहा कि आपका जो बयान है वो एक छोटी सोच का बयान है, हम इसको खारिज करते हैं। और भारत ने कहा कि हमारे देश में सभी मिलजुल कर रहते हैं, ये जो बयान है वो देश का बयान नहीं है। नुपुर शर्मा इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। उसके बाद 2 दिनों तक देश में कोई भी आक्रोश, कोई भी गुस्सा नहीं हुआ। 3 दिन के बाद जब ये सस्पेंशन हो गया, नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया, उसके 3 दिन के बाद जुमे की नमाज के बाद कानपुर में, जब देश के राष्ट्रपति अपने गांव गए हुए थे, कानपुर में ही पहली हिंसा भड़की। जुम्मे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरे और दुकान बंद कराने की कोशिश की। दुकानदारों ने उस समय ये कहा कि हमने कल ही आपके समर्थन में दुकानें बंद की हैं, अब आज भी नहीं करेंगे। और इससे 2 पक्षों में झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस आई और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। कानपुर की हिंसा के बाद फिर दूसरे माने जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज में हुआ,
और वहाँ से शुरू होकर सहारनपुर में, और हमारे पास है हावड़ा के, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, रांची में, सहारनपुर में और कई जगहों पर इस तरह की हिंसा भड़की। रांची में 2 लोगों की मौत हो गई, एसपी को चोट लगी, प्रयागराज में डीआईजी, एसपी और डीएम को चोट लगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा ज़्यादा भड़क गई, हावड़ा इलाके में हिंसा हुई। ये सब कुछ हुआ। तो ये घटनाक्रम था। इस पूरी घटना में 377 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, 277 लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। 25 लोग सहारनपुर में, प्रयागराज में 65 और हावड़ा में 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको जेल भेजा गया है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक व्यक्ति का मकान, उस पर बुलडोजर चला और उनके मकान को ढा दिया गया। ये उन पर आरोप था कि इन्होंने ही हिंसा भड़काने की कोशिश की, लेकिन बुलडोज करने की जो क्रिया हुई है, जो सरकार की तरफ से वो किया गया है, उसमें ये तथ्य नहीं है कि हिंसा भड़काने के लिए उन पर उनका मकान बुलडोज किया गया। सरकार ने ये कहा कि ये नक्शे पर मकान नहीं बना था। उनके मकान में 2 पिस्टल और 30-40 कारतूस बरामद हुए हैं और वो गलत तरीके से ज़मीन को कब्जा करके बनाया गया मकान था, इसलिए उस मकान को ढहा गया है। ये हिंसा में शामिल थे, इसके लिए उनको जेल भेजा गया। वो उस समय जेल में थे जब उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया। ये पूरे देश में चल रहा है। हम मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। पटना में भी एक छोटी सी जुलूस, एक छोटा सा विरोध पटना में भी हुआ था, 1-2 दिनों या 3 दिनों के बाद ये हुआ था। हम आपसे केवल अभी वो जानना चाहेंगे कि अभी पटना में क्या माहौल है और लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो कुछ चल रहा है देश में, ये जो हिंसा भड़की है और उसके बाद सरकार की तरफ से और जो भी वो जो चल रहा है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के मुसलमानों में भी आक्रोश है और ये अलग बात है कि वो सड़कों पे अभी नहीं आए हैं, लेकिन आक्रोश चरम सीमा पे है। और आक्रोश का कारण हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरफ से नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत एक काम किया जा रहा है और वे एक व्यापारीकरण जो है, एक ट्रेड है, जो ट्रेड को चलाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए एक मार्केटिंग जो करना चाह रहे हैं, उन लोगों का खिलवाड़ है। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, दरकिनार किया हुआ है। लेकिन एक बड़ा दरख्त है और दरख्त के कई टहनियाँ हैं और इन टहनियों में आप ये तथाकथित ये जो पत्रकार बंधु लोग हैं जो न्यूज़ चला रहे हैं, मतलब सरकार के पक्षधर लोग हैं, जो मतलब जिनको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, या फिर ये लोग, तो ये हिंसा मतलब इस तरह का हेट स्पीच, नफरती एजेंडे को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। हमारी सोशल जिम्मेवारी है कि हम कोई ऐसी न्यूज़ को प्रमोट ना करें जिससे समाज में डिवीज़न पैदा हो, डिफरेंसेस पैदा हो। लेकिन आज है कि हम हेट स्पीच की एक बढ़ोतरी दे रहे हैं, आगे बढ़ के निकलना है। जो जितना ज़्यादा आगे बढ़ के बोलेगा, किसी कम्युनिटी को गाली देगा, तो उसका प्रतिक्रिया हो गई, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो ये लोग एक्शन और रिएक्शन करके एक मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिखाई को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के लोग बिल्कुल शांत हैं, लेकिन माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और मैं कहता हूं कि नुपुर शर्मा जो है वो बहुत छोटा मरा है, उसको तो बलि का बकरा बना दिया गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। मैं एक सीधी सीधी बात बोलता हूं कि मेरे गार्जियन हैं, वो मेरे गार्जियन जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, अगर कोई मेरे पिता तुल्य मेरे गार्जियन को अगर कोई गाली देता है, निश्चित रूप से बुरा लगेगा। तो हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि जो सामने वाले मजहब को हम गाली ना दें, कोई अपशब्द ना बोले। लेकिन एक सिंबॉलिक चला है तथाकथित ये मुस्लिम दाढ़ी वाले मुसलमानों का और एक बाबा लोग हैं गेरुआ वस्त्र धारक लोगों का, ये लोग टीवी डिबेट में आ जाते हैं। इनको राष्ट्र एक अलग धर्म है, धर्म मेरा पर्सनल सोच है, और एक जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका एजेंडा है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म में हमारा काम क्या है? राष्ट्र धर्म को व्यक्तिगत धर्म से कोई मतलब नहीं ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कहाँ नमाज पढ़ रहा है, कहाँ पूजा कर रहा है, ये तो सवाल ही नहीं है। इस पर विषय आपका विषय है ही नहीं।
आप विषय से हट करके बहस कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत किया गया, नूपुर शर्मा एक मोहरा की तरह यूज़ हुई और ये एक राजनीतिक मसला था, उसको प्रचारित किया गया, मीडिया ने उसको प्रचारित किया, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। और ऐसे लोगों पर अगर नकेल नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक होगा। और भारत का एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, देश को आज़ाद कराया गया, उसके बाद दूसरी थी कि भारत का विभाजन हो गया, तीसरा सबसे बड़ी समस्या देश के सामने आ गई कि हमारे अंदर, हम भारत में रह के भारत के अंदर हम डिवीज़न पैदा कर रहे हैं, डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, हम कास्ट वाइज बिखरने लगे, टूटने लगे, अलग अलग नज़रिए से एक दूसरे को देखने के लिए। ये एक गंभीर सवाल है। और ये सवाल कौन पैदा कर रहा है? देश के अंदर सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ वो लोग इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? क्या सबसे ज़्यादा हितैषी आप ही लोग हैं क्या? आप बताइए। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, मैं भारत के लिए क्या हूँ? भारत के लिए मैंने गाना लिखा है, गीत लिखा है, मैं भारत के लिए हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये हमारी सोच है। मैं कहता हूँ कि झंडा ऐसा पूरे हिंदुस्तान के हर घर और शहर में लहराया जाना चाहिए। इसको एक जश्न की तरह, एक राष्ट्रीय फेस्टिवल की तरह इस तरह से मनाओ कि भूल जाए कोई मजहब और धर्म हो, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो। लेकिन आज आप ये लोग तमाशा कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मुसलमान होने के नाते मेरा धर्म, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने नहीं जाता हूँ, मैं कोई ऐसी जो रिलीजियस वर्क है उसको मैं फॉलो बहुत अच्छी तरीके से नहीं करता हूँ, लेकिन पैदाइशी नस्ल में तो है, खून तो मेरा है। मैं रियाजुद्दीन साहब, मैं कह रहा, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरी जन्मभूमि है। हमको इससे ज़्यादा किसी मुल्क से मोहब्बत हो सकता है क्या? किसी से नहीं हो सकता। ये मेरे मातृभूमि है, हम इसी में जन्मे हैं, पनपे हैं और इसी के लिए अपनी समर्पण है और इसी के लिए खून बहाएंगे। लेकिन कुछ साजिश के तहत जब हमें बिखेरा जाए तो हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि आप सावधान हो जाएं, आप इसको वोट की ताकत में बदलें और जान रहे हैं कि इन लोग 24 के चुनाव का समय बहुत देर नहीं है। इसके पहले वाले में भी हमने बताया था कि 24 के चुनाव में ये लोग पूरे नेशनल लेवल पे एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आने की कवायद में है, पूरी कोशिश में है कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आए। उसके चलते बिहार, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कलर देना चाह रहे हैं, एक भगवा कलर लहराना चाह रहे हैं। जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल था और ये वोट लेने के लिए जनता को भ्रम में डाला जाए, ये कोशिश है। हम ये कह रहे हैं कि इस दौरान एक और चीज़ हुआ कि जब मुस्लिम देशों के संगठन ने भारत को कहा कि एतराज़ जताया और कहा कि आप माफ़ी मांगिए, तो अपने देश में एक बहुत बड़ी खुशी और उत्सव मनाया गया कि मुस्लिम देशों ने भारत को आंख दिखाया। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें खुशी मनाई। क्या ये ठीक था? ये होना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैंने हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि क्या शब्द थे उनके। ये तो बांग्लादेश में अगर सेकुलर लोगों और हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो भारत कुछ कहता है और उसको ऑनर भी किया जाता है। शेख हसीना इस तरह से काम कर रही हैं तो, लेकिन ये ज़रूर है कि आप हमारे यहाँ जो सेकुलर लोग हैं उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर इधर हिंदुत्ववादी उंगली उठा रहे हैं और उसके प्रति वो सावधान नहीं है सेकुलर लोग। और वो मैं कुछ ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो मैंने भी देखा कि एक मतलब उल्लास के साथ कह रहे थे कि देखिए जो चाहते थे हो गया रांची में। तो रांची में जब दंगा है तो आप चाहेंगे कि दंगा ख़त्म हो और बहुत स्तब्ध रहेंगे, रांची से आपका संबंध है, लेकिन आप रांची को हिंदुत्ववादियों के खिलाफ एक पुष्टि के रूप में ले रहे हैं। एक ही बात को मैंने आपके रोष को व्यक्त करने का, तो हमारे सेकुलर भाइयों में एक गैर जिम्मेदाराना हरकत होता है। हमारे रवीश कुमार भी बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। कल उन्होंने जावेद पर विश्लेषण किया, बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं उनको देखता हूँ, लेकिन वह भी किसी समय जर्नलिस्ट नहीं रह जाते हैं। तो सिटीजन, स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन तीनों में अंतर है। तो सिटीजन्स व्यू और सेकुलर सिटीजन्स व्यू जो है उसमें कुछ खामी हो जाती है और उसको मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अब रवि जी आप थोड़ा बात आगे बढ़ाइए कि काम ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, इस पर अभी लोग माने और नूपुर शर्मा को और जिंदल को
सजा दिया। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड किया, एक को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम किया था इन्होंने कि हमारे ख्याल से 3 दर्जन 36 लोगों को एक नोटिस सर्व किया। तो वो सही है। गिरिराज सिंह को अगर मना कर दिया जाए कि विश्व भ्रमण न करें, तो गिरिराज सिंह यहीं की पर्सनालिटी हैं, हम लोग जानते हैं, 74 मूवमेंट में रहे हैं, तो उनको इस फ्रेम में देख रहे थे तो बड़ा खराब लगता था। आजकल वो चुप हैं, और उनको अगर चुप कर दिया जाए तो वो राष्ट्रहित में है किसी भी कारण से करने वाला। तो अगर ऐसे 36 प्रोटोगनिस्ट अलंबरदार धर्म के लोगों को अगर बीजेपी ने बंद कर दिया तो उसको हम कॉग्निजेंस लेंगे। मोहन भागवत अगर कहते हैं, वो हिंदुत्ववादी अपने पुराने विचार को ही कह रहे हैं जो हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपका ये काम नहीं है बिगाड़ करना, झगड़ा करना, दंगा करना। दंगा शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया था। अभी रिसेंट कॉल के दौर के विवादों पर जो खड़े किए जा रहे हैं, मस्जिद मंदिर को ज्ञानवापी खोज रहे हैं, ये ठीक है, ये बयान दिया। तो इसका भी अर्थ है, वो उनको कहना चाहिए। हम उनसे अपेक्षा नहीं करते हैं, या ये जब कह रहे हैं तो उनका उसके पीछे मंशा क्या है ये भी खोजेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उनको ये कहना चाहिए। मतलब अगर वो मैंने अंधेरा कायम हो का उद्घोष कर रहे हों, इस बीच में उजाले की बात करने लगें और उनका असर है अगर, तो निश्चित तौर पर उनको ये कहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। हम इसलिए करना चाहिए कि हम लोग अक्सर जो है ना, मैंने ब्लैक एंड वाइट करने लगते हैं, और ब्लैक किसी को कहते हैं, अपने को वाइट कहते हैं, और चीज़ें ग्रे लाइन पर चलती हैं, ब्लैक एंड वाइट पर नहीं चलती हैं। तो आपको भी, और बुद्ध ने भी ब्लैक एंड वाइट किया, अंतिम सत्य को खोज निकाला कि ईश्वर नहीं है, ये खोज निकाला, कोई नियंता नहीं है। तुम अपने तुम हर आदमी बीमार पड़ोगे, बूढ़े होगे, कोई ईश्वर नहीं है, ये बुद्ध ने खोजा। लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सामान्य नर्तकी, हम तो गया जाते हैं, वहीं के किसी गांव की वो महिला थी, और वो वहाँ की वास्तविकता है, सच है, हिस्ट्री है, ये गल्प नहीं है, कथा नहीं है। तो उस महिला की बात को बुद्ध ने समझ लिया कि भाई तानपुरे की तार को या एक तारे की तार को इतना ना खींचो कि टूट जाए। तो बुद्ध जो तपस्या कर रहा था, तो उस महिला ने कहा कि ऐसा नहीं करो, बर्बाद मत हो जाओ। तो बुद्ध को लगा कि हाँ, मतलब हमने कुछ समझ लिया है, अब इसको लेकर के हम समाज में इम्प्लीमेंट करें। और समाज में तो मध्य मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। बुद्ध का मध्य मार्ग यही है कि अंतिम सच खोजा है उन्होंने। तो हम इसमें थोड़ा आपका समय ले लिए कि ब्लैक एंड वाइट करने में नहीं लगी हमेशा ही। और ब्लैक एंड वाइट करने लगिएगा तो आप किसी बात को लेकर के भाएँ भाएँ बोलिएगा, और दूसरा भी भाएँ भाएँ बोलेगा। और ये मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, ये अलग एक्सेंट्रिक बिहेवियर हुआ। उसमें हम ऐसे भी लेते हैं कि बहुत हर्ट हो गया, शांत करते रहे मुस्लिम समाज के जो सेंसिबल एलिमेंट हैं, और उसके बाद उनका वश नहीं रहा, उनको लगा कि तो हद हो रही है, ये हद हो रही है। तब उनको मैंने इस रिएक्शन की जगह देनी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम समाज ने अपने लड़कों की जान गंवा करके भी लोगों से कहा है कि शांत रहो। फुलवारी शरीफ में ऐसा 2 दफ़ा हुआ है कि गोलियां चली हैं, उनके लोग मारे गए हैं, दंगा भड़काने वाले लोग हैं। तब भी फुलवारी शरीफ के जो मैंने सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने लड़कों को रोका कि नहीं, जवाब नहीं दो, तो उसकी कुर्बानी दे करके भी किया। तो सेंसिबल हैं। और तब इतना भड़क गए तो किसी ने भड़का दिया नहीं, अंदर अंदर वो भड़के हुए थे। जब आप प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, जिसको कोई कहेगा कि वो शायद कुरान में है, शायद हदीस में है, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे द्वंद्व में है कि कुरान में ये बातें हैं कि नहीं जो नुपुर शर्मा कह रही थी, शायद हदीस में है। लेकिन जहाँ भी हो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं है हिंदू धर्म की तरह। हिंदू धर्म में भी ऐसे मूलतः बहुत ज़्यादा धर्म नहीं है। एक वाल्मीकि रामायण है और एक गीता है, ठीक है, भगवत गीता है, 2 ही ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में। मुसलमानों में भी 1 आध ग्रंथ ही हैं, और फिर सेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग ग्रंथ हैं। तो वो कह करके जो बोल रही थी, तो ये जो है लिखा होने से वो तो मैंने उस समय के कालखंड में उस बात को किया गया, ठीक है, वो परिवेश था। आज के कालखंड में कोई भी आदमी इस बात के बारे में, या मान लीजिए जिन देशों में बुर्का चलता है और जहाँ बुर्का नहीं पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, तो हिजाब पहनने वाले लोग बुर्का को एकदम अलग नज़र से देखेंगे कि बुर्का से तो हमारा पूरा पर्सनालिटी ढक जाता है, हम मूव नहीं कर सकते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम गर्मियों में
तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि गुरु मैंने ये मोहम्मद साहब के बारे में उस तरह का नज़रिया रखना गलत था, उससे बहुत हर्ट हुए थे लोग। इस कारण भी लोग मस्जिद में उस दिन जो भी प्रीचिंग आया उसको स्वीकार करके लोग सड़क पर निकल गए। दूसरी बात है कि वह मैंने एक सप्ताह के बाद वेल मोटिवेटेड अगर उसमें कुछ फोर्स ने काम किया तो वह गलत था। लोग निकल गए तो उस तरह से वो भड़के हुए नहीं थे आमतौर पर, क्योंकि आप जान लीजिए हमारा बात बढ़ जाता है। हम एक बात बता दें कि हम शेखो देवरा में थे पैदल चलते हुए। शेखो देवरा यानी कि कौआ कोल एक जगह है, वो कौआ कोल नवादा ज़िला में है, नवादा ज़िला के जमुई बॉर्डर पर। हम लोग पैदल मार्च कर रहे थे 5 जून से, और शेखो देवरा में शुक्रवार को हमको ये पता चला कि जेपी के द्वारा संस्थापित जो आश्रम जहाँ हम लोग ठहरे थे उसने 4 एकड़ ज़मीन दी थी, रेफरल हॉस्पिटल उस पर बना था, उसके दान दिए हुए ज़मीन पर जेपी के समय में। उस रेफरल हॉस्पिटल के बिल्डिंग में सीमा सशस्त्र बल का कब्जा था डीएम के ऑर्डर से, और वहाँ 9 डॉक्टर डिप्यूटेशन थे। तो वो डॉक्टर जो हैं अपना दूसरी जगह डिप्यूटेशन लेकर के, और वहाँ का रेफरल हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग गए कि भाई पहले सीमा सशस्त्र बल का यहाँ उतना ज़रूरत क्या है। तो पता चला कि थाने में कोई उग्रवाद संबंधी घटना नहीं घटी है वर्षों से, तो थाना इसी को कंफर्म करने गए थे। उसी समय थाना इंस्पेक्टर के सामने मैसेज आया कि थाना ज़रा आप मस्जिद देख लीजिए। तो मस्जिद, हर जगह मस्जिद में लोग निकले थे उस दिन, देखा गया। हाँ, ये है कि अधिकांश जगह सेंसिबल थे, इसलिए हम अगर कहीं पर हिंसा भड़क गई तो उसके पीछे का फोर्सेस खोजने लगे, ये नहीं है। एक बात इसमें और है कि ये जो इलाहाबाद शहर में इसका जो घर गिराया गया, तो क्या था, वह आदमी हिंसा भड़काने वाला था, उसका अलग ट्रायल होता। उसके लिए आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा दफ़ा है, और नए नए दफ़ा आपने बना लिए हैं हिंसा भड़काने के नाम पर, राष्ट्रद्रोह के नाम पर पुराने दफ़ा भी आप लेकर के रखे हुए हैं, उसको हटाया नहीं है। और इसके साथ साथ मतलब वो केस करते, लेकिन उसका घर तोड़े और बाद में कहने लगे कि हम पहले, माने वो एक अलग प्रक्रिया थी दोनों का एक साथ, कि ये हिंसा भड़का रहे हैं और उसी दिन उनका घर तोड़ने चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले नोटिस दिया हुआ था और उसी दिन नोटिस को सर्व कर रहे हैं। और आप ये भी बताने लगे, जो कि उनकी लड़की जो है कैमरा पर विस्तार से बोल रही थी, शायद उसका आयशा नाम था, हाँ, आफरीन ने बहुत ही ढंग से बताया कि अगर मेरे पिताजी सोशल मीडिया से भड़का रहे थे तो वो वाला चीज़ निकाल करके दे दीजिए जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो लिख रहे थे कि आप इस समय डेलीगेशन लेकर के पुलिस के पास जाइए, भीड़ में भी नहीं जाइए, ज़्यादा संख्या में नहीं जाइए, ठीक है। वो तो उल्टे शांति का प्रीचिंग कर रहे थे वो सज्जन। और इसके बाद कहा गया कि उनके घर से मलबा से बाद में बंदूक मिला। तो आफरीन पूछ रही थी कि भाई दिन भर आप सर्च करते रहे, कैमरा लगा रहा, और आप कोई हथियार नहीं मिला, हम लोग सामान ले गए, सामान आप सर्च करते, उस सब में नहीं मिला, और अंत में जब सब हो गया, ख़त्म हो गया, तब आपको मलबे में ढका हुआ बंदूक मिल गया, वो भी 300 नॉट का मैंने पिस्टल, और मैंने कितना बोर का पिस्टल हम उसका जानते भी नहीं हैं, तो 2 पिस्टल मिल गया। तो ये तो आपको बताना चाहिए कि मिल गया, कैसे मिल गया, और उसको इमीडिएट प्रेस वालों को बुला करके, मतलब ये है कि उसने दोनों चीज़ पर आपत्ति की कि ये गलत है, पुलिस द्वारा बनाया हुआ है, और बनाया हुआ तो दिख ही रहा है क्योंकि वो नोटिस उसी दिन, उसके 3 दिन पहले सर्व किया गया, और नोटिस का दिन में 12 तारीख लिखा हुआ था, और 12 तारीख को ये लोग सामान नहीं हटाए तो जाकर के आपने, या मकान अपना नहीं ढहा था आपने ढा दिया। तो ये जो है ये समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको रोज़ किसी न किसी का घर ढहाना है, आपको बढ़िया बढ़िया बात बीच में बोल देना है। मोहन भागवत पर आपत्ति की जाती है कि अच्छा बात बोलते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए कि आप रोज़ एक तरफ कोई ना कोई घर ढा दे रहे जा करके। ठीक है, धन्यवाद। तो ये बहुत आपत्तिजनक चीज़ है। चलिए हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें, जो घटनाक्रम थी उसमें ये भी था कि बीजेपी ने अपने 36 नेताओं की लिस्ट जारी की है, और उनको हिदायत दी गई है कि आप बिना पार्टी के आला कमान से या बड़े नेताओं से बातचीत किए हुए टेलीविज़न डिबेट पर कोई बात नहीं करेंगे। और इसलिए जैसा कि प्रियदर्शी जी बता रहे थे कि गिरिराज सिंह जैसे लोग जो आग उगलते रहते हैं इन दिनों चुप हैं, उस समय से ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो बीजेपी को जितना एक्शन लेना था अपने नेताओं पर उन्होंने लिया। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर ये लगातार ये चर्चा छिड़ रही है कि वो बुलडोज करने की जो उनकी एक आदत बन गई है, वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो कर रहे हैं।
उसका एक विरोध हो रहा है। हम मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से ये बातचीत कर रहे थे कि ये जो अभी चल रहा है समाज में, आगे इसकी प्रतिक्रिया क्या होनी है? आपको क्या लग रहा है कि समाज में क्या चल रहा है, और ये शांत होने वाला है कि इसकी कोई और परिणति है? देखिए, ये अभी तो शांत है ये, लेकिन अंदर अंदर आग लहक रहा है, बहुत भयावह स्थिति में है। और क्योंकि सबसे बड़ा असर देश के अंदर योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली से ये पूरा देश भभक रहा है, पूरा लहक रहा है। मुसलमानों को असंतोष की स्थिति में है, वो समझ रहे हैं कि हर तरह से हमारा लाइफ अब सेफ नहीं है। तो उनकी अब सोच में है कि अब विकल्प क्या होगा। अब हम हर तरह से ऐसे भी मारे जाएंगे, वैसे भी मारे जाएंगे, हमारे घरों को ढाया जा रहा है, हमारी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कोई कानून नहीं। अभी सर ने जैसा बताया कि आफरीन के घर को कैसे ढाया गया, किस तरह से ढाया गया, ऐसे ना जाने कितने लोगों को ढाया गया। तो और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दंगा हो रहा था, ऐसे इतने लोगों को पकड़ा, उनका पोस्टिंग कर रहे हैं। अरे पोस्टिंग कानून का कोई और सिस्टम है कि नहीं कंट्रोल करने के लिए? आप उसमें करते, लेकिन आप तो हमेशा आग उगल रहे हैं, एक समाज के प्रति हमेशा आग उगल रहे हैं, बार बार आप उगल रहे हैं। क्या देश के सबसे बड़े मतलब हमदर्द आप ही हैं, आप ही हिंदू हैं। और दूसरा 80 करोड़ लोग, जो 100 करोड़ 150 करोड़ के लोग हिंदू नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का हिंदू है। भैया हिंदू नहीं है, है? मुसलमान हम नहीं हैं। और हम वैसी जी पर भी आपत्ति व्यक्त करते हैं। ओवैसी साहब भी जो हैं वो भी कुछ तरह से ओवैसी के कार्यों की मैं तारीफ नहीं करता हूँ। ओवैसी जी को अपने ऊपर लगाम लगाना होगा, और जब वो भाषण देते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि जब हम राजधर्म निभाएंगे तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के हम ही सभी धर्मों का मान सम्मान और उनके विकास की बात करेंगे, ना कि एक तरह से म्याऊं मुसलमानों के लिए करने लगे। आपसे जो सवाल पूछा था कि उस दिन जो हुआ कि मुस्लिम देशों ने जब विरोध जताया तो भारत में खुशी एक खास वर्ग में नहीं, खुशी की बात नहीं थी, आक्रोश थी। और जब दूसरे कंट्री में उन लोगों को बोलने का मौका तब मिल गया जब आपने सीधी किसी मजहब के सुप्रीमो पर उंगली उठा दिया। आपने हमें गाली दिया, हमें मारा, हमारे बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ये बोल वो बोल, तरह तरह का काम करते गए। मस्जिद टूटे, ये टूटे, तोड़ा गया। किसी मुस्लिम ने नहीं कहा कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। मैं एज ए मुस्लिम ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम का पक्षधर हूँ, लेकिन जो आप तमाशा खुद ईमानदारी से देख लीजिए कि तमाशा कौन कर रहा है। और तमाशा करने के पीछे कोई मंशा नहीं, वो लोग हिंदू हैं भी नहीं, उनका हिंदुत्व एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। वोट का पोलराइजेशन हो, मैक्सिमम वोट उधर से आ जाए। अभी हाल में न्यूज़ जो चल रहा था कंटिन्यू, तो इसके बाद कल ईडी का नोटिस आकर के अब राहुल गांधी होने लगे। ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट चलता है कि किस न्यूज़ को हम दबा दें। कल फिर कोरोना भी आएगा, कोरोना के लहर से हो सकता है फिर एक लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि 2-4 कुछ कोरोना के मरीज पटना में भी आ गए हैं। तो अब इस तरह से आप हो सकता है इसको कर दीजिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, होना ये चाहिए था कि हम लोग सब सेकुलर भारत के लोग हैं और हम सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं, हम सर्वधर्म सम्मान सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम अपने मज़हब को कैसे लेके चलेंगे ये मेरी जिम्मेवारी है, आप अपने मज़हब को कैसे लेके चलें वो आपकी जन्म है। धर्म गुरुओं का काम आप ना करें, ये धर्म गुरुओं का काम है, उनको करने दीजिए। आप इसमें क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? रोज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का डिबेट कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? इससे पहले सिर्फ मुस्लिम ही आहत हो रहा है, हमारे सिख भाई भी आहत हो रहे हैं, ईसाई भाई भी आहत हो रहे हैं, और दूसरे मजहब के लोग भी, वो लोग भी घबराए हुए। ये अलग है कि वो सड़कों पर नहीं आए, लेकिन वस्तु स्थिति बदलने वाली है, बदल जाएगी तस्वीर। इसलिए हम लोगों को ये हमारे प्रति हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम ऐसे तत्वों को कैसे अलग थलग करें, किस तरह से इनको रोकें। और हम सब लोग अमन चैन से जीने वाले लोग हैं, कोई दंगा फसाद हमारा कोई मानसिकता नहीं, किसी भी हिंदू समाज के लोग। हम तो सारे चीज़ आप ही के साथ तो सब कुछ करते हैं। आप 24 घंटा में तो सिर्फ रात को 8 घंटा सोते हैं घर परिवार के, बाकी तो सब आप ही के साथ बिताना है। तो हमें कहाँ अंतर लगता है, कहाँ पे बन से फिर एक नए एजेंडा, एक नए कार्यक्रम जो भी देखते हैं वो सिर्फ टीवी के माध्यम से देखते हैं। टीवी वाला एगो नया खेल। और मैं तो कहता हूँ कि 35 को इन लोगों को नहीं, सब ऐसे जो टीवी पे जो डिबेट है ना, डिबेट को बैन कर दीजिए।
सिर्फ राष्ट्रधन की बात पर आप चलिए। चलिए हम प्रियदर्शी जी से पूछेंगे, क्या मीडिया ने एक माहौल खड़ा किया है देश में, और क्या मीडिया में ये इस तरह के जो डिबेट चल रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? प्रतिबंध तो कुछ नहीं लगा सकते हैं। मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने का मतलब हुआ कि ऑटोक्रेटिक स्टेट का समर्थन करना। मीडिया को खुद अपना टेलीविज़न चैनल का तो कोई, अखबारों का तो कोई गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड, खुद को अनुशासित करने के लिए अखबारों का तो पैनल है जिस सरकार वो बनाती है, लेकिन टेलीविज़न वालों ने तो खुद ही बना रखा है और उसको हेड करते हैं एक रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करते हैं। तो मीडिया ने इसी तरह से सोशल मीडिया का तो और कोई, खुद यूट्यूब वाले अगर कुछ करते हैं, खास उन्होंने कोर्स लगा रखा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी सरकार का कोई नियंत्रण और वश नहीं है। और अगर ये करेंगे तो डिसेंसी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग अरब स्प्रिंग देशों में जितने अरब स्प्रिंग हुआ, मैंने बसंत का आगमन हुआ अरब देशों में, क्रांतियाँ हुई, उस सब क्रांति के नतीजे बहुत डेमोक्रेटिक ही आए, अलग नहीं है। गद्दाफी अगर मार दिए गए तो उसके बाद वहाँ कोई डेमोक्रेटिक स्टेट आ गया, ऐसा नहीं है। इसी तरह से अरब देशों में हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ के शासकों के खिलाफ बारी बारी से लोग उठ के खड़े हुए थे, तो सोशल मीडिया की वजह से। इसलिए मीडिया पर नियंत्रण करने की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जब युवा काल में, जब आरएसएस और जनता पार्टी का विवाद हुआ था, तो किशन पटनायक ने प्रस्ताव लाया कि पब्लिक प्लेस पर आरएसएस की शाखा नहीं होनी चाहिए। तो हम बोले कि हमारे यहाँ तो उस ज़माने में कोई इजाज़त नहीं लेनी थी, प्रदर्शन से लेके सब कुछ हम लोग करते हैं। तो अगर आरएसएस पर बैन शुरू हो जाएगा तो ये तो ऑटोक्रेटिक स्टेट को अच्छा लगेगा, बाद में हम पर भी बैन हो जाएगा। बाद में नक्सलाइट लोग जो खुला प्रदर्शन करते हैं, डेमोक्रेटिक फोरम उनका है वो बना करके, तो उस पर भी बैन लग जाएगा। तो बैन की बात तो मीडिया पर हम नहीं करते हैं। मीडिया तो देखिए, मीडिया तो एक ऐसे जंजाल में फंस गया है, खुद उसकी तरफ से होकर सोचिए। जैसे हिंदी फिल्में हमारे युवा काल में फंस गई थी फार्मूला पर। कोई भी फिल्म हम देखने जाते थे तो कोई डायलॉग आया तो अगला डायलॉग हम बोल सकते थे, मैंने एक बना बनाया तरीका था, उसी में डायलॉग फ्रेम होता था। उसमें हर फिल्म में किसी तरह से एक कहानी में घुस जाता था। हेलन आती थी, हेलन के बाद वो कैबरे डांस करती थी, हालांकि वो तो पूरा ड्रेसअप होकर डांस करती थी, दिखता था भले ही, लेकिन एक अपने फार्मूला में फंस गया था। तो हमारा मीडिया भी एक फार्मूला में फंस गया है। उसके लोग, एक बार हंस ने 100 पेज से ज़्यादा, उससे 150 पेज का एक अंक निकाला था मीडिया पर। तो राजदीप सरदेसाई सहित सभी लोगों ने, हंस जो हिंदी मैगजीन है, आलोचना की थी कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं, और उस ट्रैप में टीआरपी के ट्रैप में फंस गए हैं। तो टीआरपी के ट्रैप की वजह से, मतलब अगर लोग ज्योतिष नहीं देख रहे हैं तो मीडिया के हर सेक्शन को ज्योतिष दिखाना है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो जो बना बनाया फार्मूला से अलग डैडी नाम की फिल्म है, मैं फिल्में देखता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा लगा कि उसमें वो सब चीज़ लटके झटके नहीं थे, और कहानी था वो भी बहुत काल्पनिक कहानी था कि दाऊद को ही पकड़ के बॉर्डर पर ले आए उस फिल्म में, तो पाकिस्तान से पकड़ करके और 5 लोग जो हैं ले आए, ठीक है, लेकिन वो पुराने ट्रैप से बाहर निकला। उसके बाद कुछ थ्रिलर्स फिल्म आए, फिर थ्रिलर के भी ट्रैप में फंस गए, उनका भी एक बना बनाया मोनोटोनस तरीका है। अब दिखता है कि अब थ्रिलर में भी कोई खास मज़ा नहीं आता है, पुरानी फिल्मों में नहीं आ रहा था। अमिताभ बच्चन को देखना लोग छोड़ रहे थे। मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मर्द को दर्द नहीं होता ये बयान दिया, बहुत अगली बयान लगा, बहुत ही गंदा बयान लगा। हम किशोर उम्र की बात कर रहे हैं, तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। उस तरह से भारतीय मीडिया एक ट्रैप में फंसा है, उसको मालूम है कि हम, और एक और बात है कि उनको आसानी भी है, वो मैंने ग्राउंड जर्नलिज्म कहते हैं, रिपोर्टिंग उन लोगों ने छोड़ दिया है, उनके पत्रकार नहीं हैं, वो दूर दराज इक्का दुक्का पत्रकार कभी कभी जाते हैं, तो स्टूडियो में उनका काम चल जाता है, खर्च बचता है। व्यूअर्स का भी इतना कंपटीशन है कि सब चैनल को अब उतना पैसा नहीं मिल सकता है, प्रिंट मीडिया को ही पैसा सबसे ज़्यादा मिल रहा है। लग रहा था कि ज़माना आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबसे ज़्यादा पैसा विज्ञापन स्थापित प्रिंट मीडिया को मिल रहा है। आप देखते होंगे कि 4-4 पेज कवर पेज बनाना पड़ता है उनको। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया की तरफ से सोचे तो ट्रैप में फंस गया है, और उस ट्रैप पर जो अटैक करते हैं रवीश कुमार, हर दिन गोदी 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 मिल करके, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। गोदी वाले लोग रवीश कुमार को भी कॉर्नर कर देंगे, ठीक है।
तो वो बहुत एडुकेटिव नहीं रह गए हैं। पहले उन्होंने बहुत ही सेंसिबल एडुकेटिव प्रोग्राम बनाया था और वो ज़रूरत थी उस समय की, वो ज़रूरत थी। जैसे इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी के नेक्स्ट डे लोगों ने अखबार केवल काला पेज छाप दिया, बिना छापे हुए निकाल दिया। शंकर स्विसली, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे कई अखबार थे जो छपा ही नहीं। सरिता एक मैगजीन थी, कमलेश्वर एडिट करते थे, पूरी मैगजीन जो है वो लोगों के पास आ गई, संग्रहणीय है, उसमें कुछ लिखा नहीं था। कहा कि अब जब सेंसर करके छपना है तो हम नहीं छापेंगे, ठीक है, उस पर क्या सेंसर है, कुछ नहीं छापेंगे, काला करके उन्होंने भेज दिया। तो कभी कभी ज़रूरत होती है। तो मीडिया को इस ट्रैप से बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे दुनिया भर के विषयों पर ध्यान दिया जाए, कैसे मीडिया, मैंने कभी नेल्ली कांड का उद्बोधन करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया नेल्ली कांड सीधा सीधा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि 500 लोग, और फिर 4 दिन के बाद इंडिया टुडे आया, इंडिया टुडे ने टेलीग्राम का कवर पेज बनाया जिसमें ये मैसेज सब आया था जो नेल्ली कांड रचाया गया था, और घटना बहुत बड़ी थी, कॉम्युनल थी, और बहुत कम करके अखबारों ने दिखाया था, लेकिन उसमें से निकल जाता था। अब मीडिया कोई चीज़ निकालती नहीं है। बीच में एक चला कि 10,000 बच्चों के ह्यूमन राइट्स को अगर वायलेट करना है, रवि जी, अगर आपको, तो आप किसी एक बच्चे के ह्यूमन राइट के मसले पर कि वो गटर में गिर गया है तो पूरा कैमरा लगा दीजिएगा 10-10 तो वो भी लगता था कि एक्सेंट्रिक है, माने ये जरूरत से ज़्यादा, उस बच्चे के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है, उसकी सेलिब्रिटी वो बना रहे हैं, और सेलिब्रिटी। तो ये जो मीडिया एक ट्रैप में फंस गया है, इसके बारे में अगर कुछ नहीं करना है, कहीं बात कंक्लूड करनी है तो कह दें कि मीडिया अगर स्वतः सेंसरशिप को स्वीकार कर लेगा तो लोगों की आवाज़ मीडिया भी नहीं कहेगा, और स्टेट अगर इसमें कंफर्टेबल रहेगा तो फिर लोग जो हैं अपनी आवाज़ जो व्यक्त करते थे, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में व्यक्त नहीं कर पाते थे, और डेमोक्रेसी आई तो व्यक्त करने लगे। तो आवाज़ व्यक्त करने का एक चैनल था मीडिया, लेकिन मीडिया इस काम से अगर अलग हो जाएगा तो लोगों को बगावत करना पड़ेगा। ये काटजू साहब ने जब पटना आए थे, और जब पटना कॉलेज के प्रिंसिपल ने काटजू गो बैक नारा लगाया, और क्यों लगाया, क्योंकि काटजू को वही बुलाए थे। अपने ही सभा में काटजू ने मीडिया के स्वतः सेंसरशिप की बात उठाई, जो कि उस समय क्या समाचार भारती होता है ना, जिस आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि मीडिया प्रसार भारती के अध्यक्ष थे, उनके साथ राजीव रंजन नाग आए थे, पटना के पत्रकार। तो इस समय काटजू के खिलाफ गो बैक का नारा लगाया, ये बात सही बात कहने के लिए। और वो भी पटना कॉलेज का प्रिंसिपल, जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं, जिसकी गरिमा है, उसकी बीबी जो है, हम सम्मान से उस प्रिंसिपल का नाम नहीं लेंगे, उसकी बीबी जेडीयू की एमएलए थी। तो जेडीयू के एक एमएलए के लिए पटना कॉलेज की प्रिंसिपल अपना गरिमा खो दे, ये कभी नहीं होता था। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल की गरिमा मैंने आपको उड़ीसा तक थी, वहाँ से ही लोग एमए करते थे। तो उस गरिमा, केदारनाथ प्रसाद वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो उसने किया। तो उसके बाद काटजू वहाँ बोले, फिर नीतीश और सुशील मोदी दोनों ने काटजू पर कुछ टिप्पणी की, जबकि प्रसार भारती के अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थे। और तब आरा में काटजू ने भाषण दिया कि अगर आप प्रेस को सेंसरशिप मैंने मजबूर कीजिएगा, परोक्ष सेंसरशिप कीजिएगा प्रेस का, तो लोगों को आवाज़ नहीं मिलेगी और तब लोग बगावत पर उतर जाएंगे। और मुझे याद है कि उसके बाद लोगों ने नीतीश कुमार के साथ लगातार बगावत से ही व्यवहार किया। तो इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। काटजू गो बैक लगाने वाले जो लोग थे, वह मीडिया के स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, और मीडिया को स्वतंत्र रहना है, इसके बावजूद कि वो गोदी हो गया है, और मीडिया को अपने उस ट्रैप से खुद बाहर निकलना है। और इसका मतलब हुआ कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उस ट्रैप से बाहर निकल जाएगा तो फिर कॉर्नर में सब चीज़ चलती रहेंगी, उसका मतलब नहीं है। वैसे ही जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ निकालता था और कुछ पीठ पत्रकारिता करते थे, लेकिन अगर हिंदुस्तान अखबार पटना में पीठ पत्रकारिता करने लगा तब तो कोई रास्ता ही नहीं, उपाय नहीं है। चलिए, हम बातचीत कर रहे थे, और ये बातचीत अब अंतिम समय में हम आपसे मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से आखिरी कमेंट लेते हुए इस बातचीत को अब समेटने की कोशिश करेंगे कि क्या ये राजनीतिक साजिश आपको दिख रही है। आपने जो कहा कि वोट 2024 के इलेक्शन को देखकर, तो क्या ये सोची समझी साजिश थी, नुपुर शर्मा से कहवाया गया और ये इसके कोई वोट का लाभ मिलने वाला है? नहीं, नुपुर शर्मा जैसे सैकड़ों प्रवक्ता हैं, उनसे हेट स्पीच दिलवाया जाता है, और हेट स्पीच में के दौड़ में आगे निकल जाना, जो जितना ज़्यादा अच्छा हेट स्पीच देगा, जिससे ज़्यादा नफरत पैदा होगा, उतना ज़्यादा उसका मार्केट बनेगा, वो एक प्लस पॉइंट उसका होगा। ये दोनों पक्षों को समझना होगा, मैंने मुस्लिम पक्ष को भी। हाँ,
मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की बात नहीं है। पक्ष है कि आप बोल रहे हैं, आप चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि आप किसी धर्म पर बहस का मुद्दा ही क्या है, ये क्या ज़रूरत है आपको। हम अपने मुसलमान हैं, हम अपनी किताबों को कितना पढ़ा है, कितना जानते हैं, जो हम उस पर बोलने लगेंगे, बात करने। हम उलमाए दीन नहीं ना बन सकते हैं, कोई राजनेता पंडित नहीं ना बन सकता। उस स्लोगन पढ़ करके उस धर्माचार्य तो हो नहीं सकते हैं। तो धर्माचार्य अब कोई कह दे कि हमने कुरान पढ़ लिया है, हदीस पढ़ लिया है, आज बताइए कितने परसेंट लोग, कोई उलमा हम नहीं समझते हैं कि 1,000 उलमा में कोई कंप्लीट कुरान पढ़ लिया हो, हदीस पढ़ लिया हो, उसकी पूरी जानकारी रखते हो। दूसरी बात होती है कि इसके पहले आपने देखा था महाभारत और रामायण चला था, तो वो कहा जाता कि ये काल्पनिक स्टोरी है, उसको नहीं, ये सत्य आधारित नहीं, काल्पनिक है। तो आप किसी पुराने हिस्ट्री को काल्पनिक मानिए ना, उसको एकदम उससे मान करके और उस पर बवंडर खड़ा कर दीजिए। ये किसी के सेंटिमेंट को भड़काना हुआ और इसको भड़काने का जो है ये साजिश था। और जितना ज़्यादा भड़केगा उतना ज़्यादा मार्केट बनेगा। तो मार्केट आप बना रहे हैं और तो कुछ करना है नहीं। हम लोग आपस में कहाँ एक दूसरे से अलग हैं, हम आपसे अलग हैं, उनसे अलग हैं? बिल्कुल है, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। और बिल्कुल हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, अमन चैन और सब तरह से बेहतर है। लेकिन कुछ लोग अभी हाल के दिनों में जो भारत की जो तस्वीर विदेशों में बनी, ये हमारी शर्मिंदगी की बात नहीं कि हमने भारत की तस्वीर को कैसे पेश किया कि वहाँ पे इस तरह से सताए जा रहे हैं, इस तरह से सताए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके नमाज के बाद निकल रहे थे, कम से कम आपको तो इतना अलर्ट होना चाहिए कि जब इस तरह के माहौल है कि आपके विजिलेंस को, आपको इस बात की इंक्वायरी नहीं थी, इसकी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का भड़क सकता है, कुछ लोग इस तरह का बलवा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। भीड़ जमा होगा तो एगो पत्थर कोई फेंक देगा तो दूसरा पत्थर उधर से आएगा ही। और दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा देश के अंदर अभी जो है वो कार्यशैली है आपके योगी जी का और योगी जी के कार्यशैली के चलते देश में बहुत ही अराजक स्थिति बने, लोगों में आक्रोश है और लोग अपने को, और ख़ास करके माइनॉरिटी अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। और इसके प्रतिक्रिया में मौलाना लोग चाहे कह रहे हैं कि अब रहे ना रहे, जिंदा रहे, मतलब अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल नहीं लगाया गया तो ये देश हित में अच्छा नहीं होगा। और चलिए, तो ये थी आज की हमारी बातचीत। आप जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप चाहते कि हम लोग को लड़ाना है तब ना हम लोग लड़ते। बात ये है, और अगर ना लड़ते आपके चाहने के बाद तो आप हमको खारिज कर देते कि काम का आदमी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं कि चूंकि आप लड़ाना नहीं चाहते हैं, मीडिया आपको आज उस असमिया आदमी का जो टाइम्स नाउ में था और अपना चैनल बना लिया, अर्णव गोस्वामी, मैंने हम नाम भूल जाते हैं इसलिए इसी तरह से याद करते हैं। तो अर्णव गोस्वामी का तो अब तुति नहीं है, तो नहीं नाम आ रहा है, अर्णव गोस्वामी चर्चा में नहीं है। हो सकता है कि हम वैसे लोगों के बीच आजकल न जाते हों जरना अर्णव गोस्वामी रोज रोज चर्चा में हो। टाइम्स नाउ में था, चर्चित था और उसने अपना चैनल बना लिया, धीरे धीरे वो अब अपने स्थान पर चला आया। तो ये जो पत्रकारिता है उसका एंड होगा। कहने लगे लोग कि भारत पाकिस्तान खेलो, तो प्रोग्राम्स का अकाउंट्स लिया जाने लगा कि इतने टीवी डिस्कशंस हुए हैं, उसमें इतनी संख्या में केवल भारत पाकिस्तान खेला गया, ठीक है, बना करके। और उसमें ये भी है कि हम लोग जानते हैं कि पैनल में एक दो व्यक्ति को पे करके लाया जाता है जो झगड़ा भड़का है, जो चीखे और गाली सुने अर्णव का, अर्णव उसको ब्लेम करें, अब्यूज़ करें। तो उस पत्रकारिता, वो पत्रकारिता सीमित होती जा रही है, अभी बर्नआउट होता जा रहा है। हम नहीं जानते हैं, इधर के दिनों में मैंने जी टीवी और नहीं देखा है। जी टीवी कुछ ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये काम कर रहा था, तो वो ख़त्म हो रहा है। और अगर इस समय NDTV ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, अपने ज़्यादा रिपोर्टर्स लगाए, पुराने घिसे पिटे प्रोग्रामों पर न निर्भर करें, विज्ञापन रिपीट कर करके बहुत जगह ज़्यादा समय नहीं खाए, तो NDTV की तरफ लोग आएंगे। और NDTV की तरफ आने का मतलब है कि GTV को पुनर्विचार करना पड़ेगा। और आप जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप TRP के खेल में नहीं हैं, ऐसा हमको लगता है। तो आप हम दोनों व्यक्तियों को लड़वाने के क्वेश्चन पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होता कि आप भिड़ा देते हम लोगों को, तो हम उनको, चूँकि हम सेकुलर हैं और वो
सामने बैठे हुए शुभ नाम भूल गए, हाँ मोहम्मद रियाजुद्दीन, माने ये तो मेरा दोष है, अभी बात हुई है। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से मेरा सेकुलरिज्म भिन्न है, लेकिन हम इसमें तो नहीं लगे रहे कि मेरा भिन्न है। ये क्यों बताएं, देश नाजुक मोड़ पर है, तो उनका सेकुलरिज्म अपने कम्युनिटी के नीड के साथ डेवलप हुआ है। इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो सीधा थ्रेट है, ठीक है। भारतवर्ष में बहुत बुरा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, अफस्पा नहीं लागू है, अफस्पा कानून कुछ राज्यों से हटाया भी गया, और जिन राज्यों में अफस्पा है किसी भी बिल्डिंग को आप डिमोलिश कर दे सकते हैं। आपका ये जो जगह है ना, इस जगह को डिमोलिश कर दिया जाएगा जिन देशों में, जिन राज्यों में अफस्पा है, क्योंकि उनको मैंने कत्ल करने, अफस्पा के कानून बहुत ड्रैकोनियन है, बहुत कड़े हैं, और उस बिल्डिंग को जहां आतंकवादी गतिविधि चलती है चिन्हित कर लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जुडिशियल प्रोसेस से नहीं। उस बिल्डिंग को मैंने सामने के बिल्डिंग में कार्बाइन लगा के गिरा दिया जाएगा। तो ये जो है अफस्पा लगे बगैर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और हमको जब दिखता है कि आप लगातार मुसलमानों के घर हजारों की लाखों की संख्या में नहीं बिठा रहे हैं, लेकिन हर जगह बीच बीच में जाकर कुछ बिठा रहे हैं, और रोज़ कुछ हिट स्पीच देते हैं और कुछ मकान ढा देते हैं, कुछ हिट, तो इसका मतलब है कि आप थ्रेट देते रहते हैं कि अपने औकात पर रहो। ठीक वैसे ही जैसे एक ज़माने में आपको पिपरा जनसंहार हुआ था, और पिपरा जनसंहार रचने वाले पूरे दलित समाज को चुप रहने का वार्निंग देने के लिए पिपरा को बर्बाद करने गए थे। तो ये जो तरीका है ना, इस पर से मैंने हेट ये लोग फैला रहे हैं, इससे हम एग्री करते हैं। मतलब ये शासक लोग फैला रहे हैं, उनके दिमाग में 2024 का चुनाव है। मैं उनसे एक जगह एग्री नहीं करता हूँ कि 2024 के चुनाव में हम लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है कि ये दंगा रचाएंगे, और तब वो एश्योर करेंगे। जीत तो उनका हो जाता है, लेकिन वो जीत हो जाता है इसमें द्वंद्व मेरा नहीं चाहते हैं, एकदम गारंटी करना चाहते हैं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो उसके लिए कुछ ऐसा काम भी करते हैं जो न करते तो काम चल जाता। तो मान लीजिए वो दंगा रचाएंगे, दंगा से उनको आपत्ति नहीं है। कांग्रेस रिजीम में भी आरएसएस शक्तियाँ हमेशा कटघरे में रहती थी, हालांकि वो कहते थे कि आंकड़ा बता दीजिए, लेकिन आरएसएस का रोल होता था दंगा रचाने में। इसीलिए हजारीबाग और पटना शहर का अंतर था। हजारीबाग में आरएसएस का इन्फ्लुएंस था तो रामनवमी के समय डिस्टर्ब रहता था, पटना में उनका इन्फ्लुएंस नहीं था तो नहीं रहता था। अब वो गैंगटोक में भी वही झंडा बांट रहे हैं इस रामनवमी में, जो झंडा या सिक्किम के छोटे छोटे शहरों में, उसी समय मैं गया हुआ था सिक्किम, तो वही झंडा बांट रहे हैं उतनी ही कीमत का, उसी डिजाइन का, जो कि रामनवमी में पटना में बटा, पूरे देश में बटा। वो अब हजारीबाग और जमशेदपुर का विषय नहीं रह गया रामनवमी। तो दंगा रचाएंगे ये लोग, एक एक्सपोज हो गया है। तब उनके दिमाग में दंग हो गया कि एक्सपोज हो गया है, तो हो सकता है कि वोटर समझ जाए कि हम लोगों को बिलिटिल करने, मूर्ख बनाने के लिए ये सब दंगा रचा रहा है, और हो सकता है कि रिएक्शन हो जाए, और हो सकता है कि लोगों को पता चले कि हम लोगों को असल में तो 1 करोड़ रिजल्ट हुआ और 1 लाख लोगों को नौकरी होनी है रेलवे में, और 99 लाख लोगों को ठगा जाना है, और 99 लाख लोग तो जरूर एक ही नौकरी में होड़ में है, एक ही नौकरी कंप्लीट किए हुए लोग हैं, वो उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। तो बेरोजगारी भीषण है। तो हो सकता है कि ये रिएक्शन हो जाए, इसका भी उन लोग असेसमेंट करते हैं। जैसे यूनान के किंग ने आपको स्पार्टाकस पर अपनी बहन को लगाया कि स्पार्टाकस के मनोवृत्ति को समझो, क्योंकि स्पार्टाकस बागी हो गया और सभी गुलाम अगर बागी हो जाएंगे तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह से इनके मन में भी ये द्वंद्व हो, ऐसा हमको लगता है। इस वजह से ये इस पर विचार कर रहे हैं। ये मेरा है, एकदम एक्सट्रीम विचार है। रवि जी, मैं आपसे एग्री हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ कि ये लोग दंगा के रास्ते पर निश्चित नहीं। हम ये बातचीत कर रहे थे कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में जो हिंसा भड़की, क्या वो ज़रूरी थी, क्या वो साजिश का हिस्सा थी, क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन था। बातचीत में ये बात खुलकर सामने आ गई कि मीडिया को आत्मा अनुशासन, मतलब मीडिया खुद को, अपने आप को अनुशासित करे, और ये जो बेवजह के डिबेट्स जो होते हैं उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। लेकिन मीडिया पर नियंत्रण लगे, इसके पक्ष में कोई भी नहीं हो सकता। वोट की राजनीति के लिए ये कुछ किया गया, सोची समझी साजिश थी, सोच समझ के किया गया, ये स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा। इन राहुल गांधी का ईडी के सामने हाजिर होना और इस केस को दबाने की कोशिश, ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। ये राहुल गांधी को पहले से नोटिस जा रही थी और उनको आना ही था, उन्होंने ही ये तारीख तय की कि मुझे इस तारीख को आना है, और वो आए। तो ये सब कुछ है, लेकिन देश के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बरगलाने की कोशिश हो सकती है, आपको भ्रमित करने की कोशिश हो सकती है। भ्रम में नहीं पड़ना है। ये देश
आप सबका है, हम सबका है, इस देश की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो, असली बात यही है। और सब मिलजुल कर इस देश को खूबसूरत बनाए, रहने लायक बनाए, यही है। आप विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। हम थोड़ी देर के बाद इस बातचीत को यूट्यूब पर भी डालेंगे, आप यूट्यूब पर भी इस बातचीत को देख सकते हैं। तो बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। विमर्श न्यूज़ पर इस तरह की बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।